नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GT डिफेंस एकेडमी पर। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है आर्मी स्पेशल बैच सीरीज 2024। जैसा आप जानते हैं, हमने आपके आर्मी के एग्जाम के लिए एक 50 दिन का क्रैश कोर्स यहाँ पर शुरू किया है, जिसके माध्यम से हम 50 दिन में आपके पूरे आर्मी के सिलेबस को यहाँ पर कंप्लीट कर जाएंगे। इसी क्रैश कोर्स के अंतर्गत हमारी मैथ की क्लासेस, जनरल साइंस की क्लासेस ऑलरेडी हमारे YouTube चैनल पर चल रही हैं और जनरल नॉलेज की क्लासेस भी इसके साथ साथ हमारी चल रही हैं। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। आज हमारी जनरल नॉलेज का तीसरा दिन है इस क्रैश कोर्स के अंतर्गत और आज के वीडियो में हम हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहां पर कवर करेंगे। हिस्ट्री, जैसा आप जानते हैं, 3 भागों में हिस्ट्री को पढ़ा जाता है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और उसके बाद आधुनिक इतिहास। आज के वीडियो में आपको प्राचीन इतिहास से पूछे जाने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इनके साथ साथ ऐसे क्वेश्चंस जो पिछले आर्मी के एग्जामों में पूछे गए हैं, वो सब आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा किसके द्वारा खोजा गया था? तो देखिए, हड़प्पा जो शहर था, इसकी खोज दयाराम साहनी के द्वारा करी गई थी। ठीक है, और हड़प्पा की खोज इन्होंने कब करी थी? हड़प्पा की खोज इन्होंने 1921 में करी थी। आपने देखा होगा, जो भारत में सबसे पुरानी सभ्यता है, इसको क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो हमें मैक्सिमम शहर मिले हैं, वो सारे के सारे सिंधु नदी या उसकी सहायक नदियों के किनारे मिले हैं। और हड़प्पा सभ्यता भी इसको कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के तहत जो सबसे पहला शहर खोजा गया था वो हड़प्पा था। हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया था। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा जो है आपका, ये रावी नदी के किनारे स्थित है और जो इसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी के तट पर आपका जो मोहनजोदड़ो है ये स्थित है। तो इसको ध्यान रखना है, हड़प्पा जो शहर है यह रावी नदी के तट पर है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कहां पर स्थित था? तो सिंधु सभ्यता में जो बंदरगाह था इनका, वो था लोथल। लोथल आपके गुजरात में पड़ता है और लोथल आपके भोगवा नदी के तट पर स्थित है। यह एक प्रसिद्ध बंदरगाह था उस समय का और बंदरगाह से आप जानते हैं क्या होता है? व्यापार होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा है? तो भी आप लोथल का आंसर करेंगे। जो 2 प्रमुख शहर हैं हड़प्पा के, एक हड़प्पा खुद और एक मोहनजोदड़ो, ये वर्तमान पाकिस्तान में पड़ते हैं, लेकिन जो लोथल है ये भारत में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो किसके द्वारा खोजा गया था? तो मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा करी गई थी। ठीक है, इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में करी थी। हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यहां पर नोट्स लिखे हैं ताकि आपको जो भी लैंग्वेज अच्छे से समझ आता हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, उसके माध्यम से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। तो मोहनजोदड़ो को राखलदास बनर्जी ने खोजा था और हड़प्पा को दयाराम साहनी ने खोजा था। मोहनजोदड़ो को 1922 में खोजा गया और हड़प्पा को 1921 में खोजा गया। ये 2 प्रमुख शहर हैं, इन्हीं के ज्यादातर खोजकर्ता और खोजी वर्ष पूछे जाते हैं। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो, जैसा हमने ऊपर देखा, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान को मृतकों का टीला कहा जाता है? देखिए, जो मोहनजोदड़ो है इसका जो अर्थ होता है सिंधी भाषा में, वो है मृतकों का टीला। तो मृतकों का टीला किसको कहते हैं? मोहनजोदड़ो को कहते हैं। अगला है हमारा, यहां पर कुछ प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं और इनकी लोकेशंस हमने यहां पर लिखी हैं। यहां से भी सवाल बनते हैं, चलिए इनको कवर करते हैं। कालीबंगा कहां स्थित है? सीधा क्वेश्चन आता है। कालीबंगा वर्तमान में राजस्थान में है। लोथल कहां पर स्थित है? लोथल आपके गुजरात में पड़ता है।
धौलावीरा यह आपके गुजरात में है। राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है। आर्मी के एग्जाम में यह आपसे पूछा गया था 18 अप्रैल को तीसरी शिफ्ट में। हो सकता है अगली बार धौलावीरा के बारे में पूछ ले, आपसे कालीबंगा के बारे में पूछ ले। ये जो सारे नोट्स हैं आपके आर्मी के सिलेबस के अनुसार हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जो आपका पैटर्न है, लेटेस्ट पैटर्न, उस पर ही ये सारे नोट्स आपके आधारित हैं। और इसमें आपको कई सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगला जो प्रमुख स्थल है वो है रोपड़। रोपड़ आपके पंजाब में पड़ता है। ठीक है, एक और चीज, जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, जब भारत आजाद हुआ तो अधिकांश स्थल कहां चले गए? पाकिस्तान में चले गए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आजादी के बाद सिंधु घाटी सभ्यता के ज्यादातर स्थल हमें कहां से मिले, तब आप गुजरात का नाम बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? आर्मी के एग्जाम में पूछा गया था। लोथल आपके भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और लोथल क्यों प्रसिद्ध था? क्योंकि यह उस समय एक प्रसिद्ध बंदरगाह था, यहां से व्यापार होता था, तो एक फेमस व्यापारिक केंद्र था। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, विभिन्न एग्जामों में पूछा भी गया है कि किस सिंधु घाटी स्थल से हमें तराजू मिला है? तो देखिए, यह व्यापारिक केंद्र है, यहां पर व्यापार होगा, और व्यापार में किसकी आवश्यकता होती है? तराजू की आवश्यकता होती है। यह हमें लोथल से ही मिला है। ठीक है, कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो कालीबंगा आपके राजस्थान में स्थित है। और एक एग्जाम में यह भी पूछा गया था कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो काले रंग की चूड़ियां इसका अर्थ होता है, और यह आपका राजस्थान में है, पेपर में पूछा गया था। सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था? तो मनुष्य के द्वारा सबसे पहले तांबे का इस्तेमाल किया गया था। मनुष्य ने डायरेक्ट लोहे का इस्तेमाल नहीं किया, सबसे पहले उसके द्वारा तांबा प्रयोग में लाया गया था। ठीक है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी हो जाएगी? वेद हमारे 4 होते हैं। एक होता है हमारा ऋग्वेद, एक होता है हमारा सामवेद, एक होता है हमारा यजुर्वेद, और एक होता है अथर्ववेद। तो नाम भी पूछे जा सकते हैं और संख्या तो पूछी ही जाती है। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद है। और सबसे नया वेद की अगर बात करें, सबसे नवीन वेद की बात करें, तो वो आपका अथर्ववेद हो जाएगा। ठीक है, तो ऋग्वेद हमारे पास 4 वेद हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। इनमें सबसे पुराना ऋग्वेद है और सबसे नया अथर्ववेद है। ठीक है, कौन सा वेद संगीत का वर्णन है? तो कौन सा वेद है जिसमें संगीत का वर्णन किया गया है? वो है हमारा सामवेद। जो ये सामवेद है, इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संगीत का स्रोत क्या है, भारतीय संगीत का जनक क्या है, भारतीय संगीत का उद्गम क्या है? सबका आंसर होगा सामवेद। इस सामवेद में जो ये साम लिखा गया है, इसी का अर्थ होता है गाना, यानी गाया जाने वाला। तो इस सामवेद में ऋग्वेद के उन मंत्रों को, बेसिकली इनमें मंत्र शामिल हैं, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग मंत्र शामिल हैं। ऋग्वेद के ऐसे वेद जिनको गाया जा सकता है, उन्हीं को जमा करके एक नया वेद बनाया गया, जिसे हम सामवेद कहते हैं। तो इसमें हमारी गाने वाले मंत्र हैं। तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद है। ठीक है, अगला है गायत्री मंत्र किस वेद से संबंधित है? तो गायत्री मंत्र भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और यह हमें ऋग्वेद से मिला है, यानी ऋग्वेद में गायत्री मंत्र लिखा गया है। आपसे क्वेश्चन आता है गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? तो गायत्री मंत्र विश्वामित्र के द्वारा रचित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? देखिए, सबसे पहले वेदों की रचना करी गई, और फिर वेदों को सही से समझने के लिए अलग अलग जो धार्मिक ग्रंथ थे उनकी रचना करी गई। इसी क्रम में बहुत सारे उपनिषदों की रचना करी गई, और इन्हीं उपनिषदों में एक उपनिषद है जिसका नाम है मुंडको उपनिषद। और इसी मुंडको उपनिषद से जो हमारे देश का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, आपने देखा होगा किसी भी जगह पर जहां पर अशोक का चिन्ह लगा होता है, जहां पर 3 शेर आपको दिखाई देते हैं, उसके नीचे हमेशा सत्यमेव जयते लिखा होता है। तो यह भारत का आदर्श वाक्य है, और यह आया कहां से है, हमने इसे कहां से लिया है? हमने इसे मुंडको उपनिषद से लिया है। तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया है, मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया है, और भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। एक और क्वेश्चन आता है,
कौन सा वेद है जो जादू टोने से संबंधित है? तो जादू टोना, तंत्र मंत्र विद्या, इनसे संबंधित है जो सबसे नया वेद है अथर्ववेद। इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। अगला है हमारा अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी एक काफी प्रसिद्ध किताब है, काफी प्रसिद्ध ग्रंथ है और इसके रचयिता हैं पाणिनि। बहुत बार इनका नाम पूछा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो विश्व का, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत को माना जाता है, ठीक है। महाभारत में श्लोकों की अगर हम बात करें, इसमें कितने श्लोक हैं? टोटल 1 लाख से ज्यादा इसमें श्लोक हैं। इसे दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। अगर आपसे पूछेगा सबसे पुराना महाकाव्य कौन है, तब आप कहेंगे रामायण, और सबसे बड़ा कौन है, तब आप महाभारत का नाम लेंगे। महाभारत के रचयिता वेद व्यास को माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, महाभारत की रचना किसने करी थी? तो जैसा हमने देखा, महाभारत की रचना वेद व्यास जी के द्वारा करी गई। रामायण की रचना किसने करी है? तो रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि के द्वारा करी गई है। रामायण अलग है, बाद में रामचरितमानस की रचना करी थी गोस्वामी तुलसीदास ने। तो दोनों में आपने कंफ्यूजन नहीं करना है। महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता, ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश की बात करें, मगध के ऊपर ये शासन करते थे। देखिए, हमारे प्राचीन इतिहास की बात करें, पहले लोग छोटे छोटे ग्रुप बनाकर रहते थे जिनको कहा जाता था जन। ये जन धीरे धीरे बड़े होने लगे, आकार इनका बड़ा होने लगा, तो जन से ये बन गए हमारे जनपद, और धीरे धीरे फिर जनपद और ज्यादा बड़े होने लगे और इनको कहा जाने लगा महाजनपद। प्राचीन काल में भारत में टोटल 16 महाजनपद ऐसे बन गए, यानी 16 बड़े बड़े राज्य यहां पर बन गए थे। इन 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था उसका नाम था मगध। जो ये 16 महाजनपद थे, इनमें लगातार संघर्ष होता रहता था अपने को बड़ा बनाने में। तो सबसे बड़ा महाजनपद जो बना, सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो बना, वो बना मगध महाजनपद। इसकी राजधानी पटना में थी, पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी, और इसी में एक प्रमुख वंश आया जिसका नाम था नंद वंश, और इस नंद वंश का जो संस्थापक था वो महापद्मानंद था। तो इसका नाम आपने ध्यान रखना है, ठीक है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। तो संस्थापक पूछेगा तो महापद्मानंद, और अंतिम शासक पूछेगा तो घनानंद। इंपॉर्टेंट क्यों है? आप पढ़ते हैं भारतीय इतिहास में, इस सिकंदर जो कि यूनान का शासक था, इसने भारत पर भी आक्रमण किया था, लेकिन पोरस के साथ इसने युद्ध लड़ा। युद्ध पोरस ने काफी ज्यादा बहादुरी से लड़ा था। पोरस को सिकंदर पराजित तो कर देता है, लेकिन उस युद्ध के बाद सिकंदर की सेना आगे बढ़ने से मना कर दी थी और सिकंदर को वापस लौटना पड़ता है। तब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, उस समय मगध का शासक कौन था? उस समय मगध का राजा घनानंद था। क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखेंगे। बाद में इसी घनानंद को पराजित करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, और मौर्य वंश की स्थापना की जाती है। क्वेश्चन आएगा, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए हैं? ये हुए हैं 24, और 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे इनके सबसे प्रमुख तीर्थंकर, जिनको कहा जाता है महावीर स्वामी। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी में हुआ था, यानी ईसा पूर्व में हुआ था। यानी ईसा मसीह के जन्म से 540 साल पहले इनका जन्म हुआ था। महावीर का जन्म स्थान कहां है? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहां पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना करी, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ, लुम्बिनी ग्राम में इनका जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और जो महावीर स्वामी हैं उनके बचपन का नाम वर्धमान था। दोनों के नाम बचपन के आपको ध्यान होने चाहिए। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर होती है? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार के बोध गया में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? तो इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, ठीक है। अगला है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई? इनकी मृत्यु कुशीनगर में होती है। और महावीर स्वामी की बात करें, उनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी।
किसे एशिया की रोशनी भी कहा जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया बहुत बार आया है, यह कहा जाता है गौतम बुद्ध को। बरहुत स्तूप किससे संबंधित है? तो बरहुत स्तूप आपके बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। जो ज्यादातर हमारे स्तूप हैं ये आपके बौद्ध धर्म से ही संबंधित हैं, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को क्या कहा जाता है? देखिए, ईसा मसीह के जन्म से पहले और ईसा मसीह के जन्म के बाद को क्या कहा जाता है? ईसा मसीह के जन्म से पहले के काल को बीसी कहते हैं और ईसा मसीह के जन्म के बाद के काल को एडी कहते हैं। बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। दोनों को आपने ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? अभी हमने देखा और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और देखिए एक ही तारीख में ये दोनों एग्जाम हुए थे, एक में थर्ड शिफ्ट में, एक में सेकंड शिफ्ट में। आपके इस टाइप के क्वेश्चन प्राचीन इतिहास से पूछे जाते हैं। बौद्ध धर्म का संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। इंडिका किसकी रचना है? काफी फेमस रचना है इंडिका और यह रचना मेगास्थनीज की है। अब ये मेगास्थनीज कौन है? हम यहां पर पूरे सिलेबस को वन लाइनर के रूप में तो कवर कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में मैं आपको चीजें लिंक करके भी बताऊंगा स्टोरी के माध्यम से, ताकि आपको चीजें याद करने में आसानी हो। देखिए, मेगास्थनीज कौन था? हमने ऊपर बात करी कि सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया, पोरस के साथ उसकी लड़ाई होती है और फिर सिकंदर की सेना आगे जाने से मना कर देती है। तो सिकंदर ने जो उस समय का पाकिस्तान की साइड का थोड़ा बहुत इलाका था उसको जीत लिया था। सिकंदर तो वापस चला गया, लेकिन सिकंदर ने वहां पर अपना एक जो सेनापति था उसको वहां का राजा नियुक्त कर दिया। उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर के जीते हुए राज्य का राजा बन गया। और इधर मगध में जब सिकंदर आया था तो घनानंद था। कुछ समय बाद घनानंद को पराजित कर दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो मगध पर शासन कौन कर रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य। और इधर कौन है? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज, इसको ध्यान रखना, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर जो सिकंदर का सेनापति था इसको पराजित कर दिया था और फिर सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया और अपना एक राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा और इसी मेगास्थनीज ने इंडिका नामक एक पुस्तक की रचना करी। क्वेश्चन आएगा, इंडिका से आपको किस काल की जानकारी मिलती है? आप सीधा आंसर करेंगे, मौर्य काल की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना है और कौटिल्य का ही दूसरा नाम क्या है? कौटिल्य का ही जो दूसरा नाम है, प्रसिद्ध नाम है, वो है चाणक्य। तो चाणक्य की जो किताब है वो है अर्थशास्त्र। अब चाणक्य कौन थे? आप जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। इन्हीं की मदद से, इन्हीं की रणनीतियों की वजह से घनानंद जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य का राजा था, उसको चंद्रगुप्त की सेना ने पराजित कर दिया था। और इन्हीं चाणक्य की एक किताब है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र इसका नाम केवल है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह किताब आपके इकोनॉमी से संबंधित है। यह किताब राजनीति से संबंधित है। इसमें राजनीतिक जो अलग अलग तौर तरीके हैं उनके बारे में बताया गया है। कई बार पूछा जाता है कि चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस पर आधारित है, तो आपने अर्थव्यवस्था पर नहीं करना है, यह आपकी राजनीति पर है, ठीक है, राजव्यवस्था पर। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? अभी हमने देख लिया है, अब आप कभी नहीं भूलेंगे, चाणक्य इनके गुरु का नाम था। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो इसको भी मैंने आपको पूरी स्टोरी में बताया। यहां सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और सेल्यूकस निकेटर कौन है? आप जानते हैं, सिकंदर जब यहां से वापस गया तो सेल्यूकस निकेटर को यहां का शासक बनाकर गया था, ठीक है, और इसी का राजदूत था मेगास्थनीज। नेक्स्ट है, मौर्य वंश की स्थापना किसने करी थी? सिंपल सा क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। किसे मौर्य वंश का महान राजा माना जाता है? देखिए, जो मौर्य वंश था इसके जो शुरुआती 3 राजा हैं वो सबसे महान राजा हुए इस वंश के। पहला हुआ चंद्रगुप्त मौर्य, इसके बाद आया बिंदुसार और फिर आया अशोक। अशोक जो है वो इसी वंश का राजा था, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था अशोक मौर्य, इसका पूरा नाम है, जिसे हम सम्राट अशोक भी कहते हैं। इन तीनों में भी सबसे महान राजा कौन हुए? सम्राट अशोक हुए, ठीक है। तो सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्र थे और चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे, ठीक है। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। इसको आपने ध्यान रखना है। जो कलिंग है आज का उड़ीसा वाला इलाका, ठीक है, उड़ीसा को पहले कलिंग के नाम से जाना जाता था। और आपने देखा भी होगा हॉकी के जब भी मैचेस होते हैं इंडिया में तो कलिंग स्टेडियम उड़ीसा में ही होते हैं। तो कलिंग स्टेडियम जो है वो भी उड़ीसा में है। उड़ीसा का ही प्राचीन नाम काल में नाम क्या था? कलिंग।
अशोक ने उड़ीसा के ऊपर आक्रमण किया, यानी कलिंग के ऊपर आक्रमण किया 261 ईसा पूर्व में, और यहां पर एक भीषण युद्ध हुआ, बहुत ही ज्यादा खून खराबा यहां पर देखा गया, और इसी ही युद्ध में इतना ज्यादा रक्तपात हुआ कि उसको देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है। इससे पहले अशोक एक काफी ज्यादा आक्रामक शासक थे, और इस युद्ध के बाद ये युद्ध करना ही त्याग देते हैं और धर्म के रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। तो किस युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ? वो था कलिंग का युद्ध, और कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। नेक्स्ट है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो सांची का जो स्तूप था इसका निर्माण अशोका के द्वारा करवाया गया था। देखिए, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो किस धर्म को मानते थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र थे उनका नाम था बिंदुसार। बिंदुसार ने अपने जीवन काल में आजीवक संप्रदाय को अपना लिया था। ठीक है। अशोक की बात करें तो कहा जाता है शुरुआत में अशोक शैव धर्म को मानता था, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद जब इसका हृदय परिवर्तन हुआ तो इसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। तो ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन को, बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को, और अशोक ने किस धर्म को अपनाया? बौद्ध धर्म को अपनाया। फिर अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का काम किया। कहा जाता है पूरे एशिया के अंदर जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ वो अशोक के द्वारा ही किया गया। अशोक ने अपनी जो पुत्री थी संघमित्रा, इसको बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका में भेजा था, यह भी पूछा जाता है। और इसी संदर्भ में इसने सांची स्तूप का निर्माण भी करवाया। इसका संबंध भी किससे है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। सांची का स्तूप कहां स्थित है? पेपर में पूछा गया था। यह आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? देखिए, सोने के सिक्कों को लेकर के आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए। दूसरा क्वेश्चन आता है सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए, और तीसरा क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने जारी करे। तीनों प्रश्नों का उत्तर अलग अलग है। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने करे थे, इसको ध्यान रखेंगे। दूसरा, भारत में सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के राजाओं के द्वारा शुरू करे गए। जो एक महान राजा हुआ था कनिष्क, जिसे दूसरा अशोक कहा जाता है, वो इसी कुषाण वंश का शासक था। तो भारत में सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के इन्होंने जारी करे थे, कुषाणों ने। और सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जो जारी करे थे यह गुप्त शासकों ने करे थे, जो गुप्त साम्राज्य था इनके द्वारा करे गए। ठीक है। तो नेक्स्ट है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त के बाद गुप्त वंश के राजा बनते हैं घटोत्कच। ठीक है। और इन घटोत्कच के पुत्र का नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। ये चंद्रगुप्त मौर्य दूसरे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी। ये केवल चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त प्रथम, और यह इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम है। ठीक है। श्रीगुप्त इस वंश का संस्थापक था, लेकिन ये एक छोटा राजा था, छोटे से क्षेत्र में शासन करता था। इस वंश का सबसे महान और सबसे पहला स्वतंत्र शासक जो माना जाता है वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। बाद में इसी वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, और इसी चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, और यह पूरे गुप्त साम्राज्य का सबसे महान राजा था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट है, किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। जो चंद्रगुप्त प्रथम थे, गुप्त का साम्राज्य का पहला स्वतंत्र राजा, उसी के पुत्र का नाम था समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है। और इसी समुद्रगुप्त का जो पुत्र था उसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहते हैं। सर्वाधिक सोने के सिक्के किसके काल में जारी हुए? तो अभी हमने ऊपर क्लियर किया, गुप्त काल में। पंचतंत्र की रचना किसके द्वारा करी गई? तो पंचतंत्र की कहानियां, पंचतंत्र जो पूरी आपकी रचनाएं हैं, इसके रचयिता विष्णु शर्मा है। 2 क्वेश्चन आते हैं पंचतंत्र को लेकर के, इसके रचयिता का नाम बताइए और इसकी रचना का काल बताइए। तो पंचतंत्र की रचना गुप्त काल में होती है, विष्णु शर्मा इसे रचते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर यह कहा जाता है कालिदास को। यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो एक और इंपॉर्टेंट किताब है गीत गोविंद, और इसके रचयिता हैं जयदेव। ठीक है।
तराइन का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? जो तराइन का युद्ध होता है, तराइन के देखिए बेसिकली दो युद्ध होते हैं, पहला और एक दूसरा। तराइन का जो पहला युद्ध था ये 1191 में लड़ा गया। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में लड़ा गया। यह युद्ध जो हुए पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुए। पहला जो तराइन का युद्ध था इसे पृथ्वीराज चौहान ने जीता, दूसरा युद्ध जो था तराइन का उसे मोहम्मद गौरी ने जीता। तो दोनों आपने ध्यान रखने हैं, पहला वाला कौन जीता? पृथ्वीराज चौहान, और दूसरा तराइन का युद्ध कौन जीता? मोहम्मद गौरी। तराइन के युद्ध निम्न में से किसके बीच हुए थे? तो तराइन के दो युद्ध होते हैं, दोनों के दोनों पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। जैसा हमने ऊपर देखा, पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान जीते थे, दूसरा युद्ध मोहम्मद गौरी जीता था। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ और पहला युद्ध 1191 में हुआ। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर, अलेक्जेंडर के नाम से इसको जाना जाता है, और इसने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। इसको भी आपने ध्यान रखना है, सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है 326 ईसा पूर्व में। बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ष है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने प्राचीन इतिहास के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, उनको डिटेल में वन लाइनर के रूप में कवर करने का प्रयास किया। अगला वीडियो जो हमारा इस सीरीज का होगा उसमें हम मध्यकालीन इतिहास के, दिल्ली सल्तनत से संबंधित, विजयनगर से संबंधित, मुगलों से संबंधित मध्यकालीन इतिहास के जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको वहां पर कवर करेंगे। आज हमने प्राचीन हिस्ट्री को देखा, कैसे कैसे क्वेश्चन आपके बनते हैं, नए पैटर्न के अनुसार उनको देखा, और कौन कौन से बन चुके हैं उनको भी हमने आज के वीडियो में कवर किया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।